गुड इवनिंग बच्चों। आज नियर अबाउट 2.5 ईयर के बाद वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो लेक्चर में जो आज का टॉपिक होगा वो होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है क्लास 12 के चैप्टर से लिया गया है और चैप्टर होगा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वहां पर आपको ये टॉपिक मिलेगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करेंगे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से कंपेयर करते हुए करेंगे। मतलब कहने का ये है कि जो जीन एक्सप्रेस होगा वो प्रोकैरियोट्स में कैसे एक्सप्रेस होगा और यूकैरियोट्स में कैसे एक्सप्रेस होगा और उनको कैसे हम रेगुलेट करेंगे। रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन का मतलब ये है कि ये जो जीन है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में हो चाहे वो यूकैरियोट्स में हो, ये जो जीन होंगे इनको कब हम स्लो करेंगे, कब इनको फास्ट करेंगे, कब इनको स्टॉप कर देंगे इनके एक्सप्रेशन को, या इनके एक्सप्रेशन को कब हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप एंड स्टार्ट, स्लो एंड फास्ट, ये सारी चीजें करने को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या है? सिंपली कोई चीज कैसे आप फास्ट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, रोक रहे हैं या उसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। और किसके रेगुलेशन की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है जीन के रेगुलेशन की। जब जीन एक्सप्रेस करता है, अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, तब उसको कैसे हम रेगुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के जो यहाँ पे एक लाइन आपके सामने दिख रही है उसको देखता है, हम लोग उसको देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, regulation of gene expression regulation of gene expression refer to very broad term that may occurs at a various level। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट यूकैरियोट्स के लिए अप्लाई किया जाता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को डिफरेंट लेवल पर आप रेगुलेट कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूकैरियोट्स के अंदर जीन के एक्सप्रेशन को आप कई लेवल पर क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर दिए हुए हैं वो लेवल्स। फर्स्ट लेवल क्या है आपका? ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है। सेकंड जो लेवल है वो क्या है? प्रोसेसिंग लेवल है। थर्ड जो लेवल है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। लास्ट जो लेवल है वो है ट्रांसलेशनल लेवल। तो ये चार लेवल हैं जिन लेवल्स पे यूकैरियोट के जीन एक्सप्रेशन को आप रेगुलेट करेंगे। ठीक है, जबकि वाइल इन प्रोकैरियोट्स, अगर आप प्रोकैरियोट्स में यही टॉपिक आप डिस्कस करते हैं तो वहां पर रेगुलेशन जो है जीन एक्सप्रेशन का वो केवल दो लेवल पे हो सकता है। फर्स्ट जो लेवल होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड जो लेवल होगा वो होगा आपका ट्रांसलेशन। ये दो लेवल होंगे। मतलब यहां से कंपेयर करें तो ये दो लेवल केवल प्रोकैरियोट्स में आपको मिलेंगे, जिसमें प्रीडोमिनेंट कौन सा लेवल होगा? मैं ये दो लेवल कहां पे डिस्कस कर रहा हूं? प्रोकैरियोट्स के लिए कर रहा हूं। तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रीडोमिनेंटली जो लेवल होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, इसका जस्ट जो नेक्स्ट पेज है वो आप देखेंगे तो वहां पे क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन का जो प्रीडोमिनेंट जो लेवल है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि जीन एक्सप्रेशन है क्या चीज? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक तरीके से किसी भी जीन का जब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन होता है। मतलब किसी जीन का क्या काम हो रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, किस प्रोडक्ट से काम कर रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा के हिसाब से अगर डिस्कस करें, मतलब कि हम अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर डिस्कस करें तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कोई जीन जो है वो किस तरीके से अपना प्रोटीन बनाता है या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं, considering that the gene expression results in the formation of a polypeptides, ये लिखा हुआ है। यही चीज मैंने आपको बताया कि जो जीन होते हैं जब वो ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन या आगे जाकर वो प्रोटीन बनाते हैं। इसके बाद से आपको वही लाइन मिलेगी जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैंने बोला है कि यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के
रेगुलेशन के वेरियस लेवल्स होते हैं जो यहाँ लिस्ट बना के दी हुई है एनसीईआरटी में आपके सामने, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट जो है आपका, जो इसका नेक्स्ट पेज है वो डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट पेज पे जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है, सिंपली ये बताया है, पहली लाइन में ये बताया है कि जो जीन्स होते हैं वो जीन्स मिलकर कोई एक फंक्शन करते हैं या सेट ऑफ फंक्शंस करते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने क्या बोला कि किसी सेल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बहुत सारे जीन्स हैं तो हो सकता है कि वो सारे जीन्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करें या सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, the genes in a cells are expressed to perform a particular functions or a set of functions, ठीक है ना। आगे जो ये दिया हुआ एनसीईआरटी की जो लाइन, इसके लिए आपको थोड़ा सा लैक ऑफ बोरॉन टॉपिक को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। उसका अगर आप आउटलाइन ले लेंगे तो आउटलाइन लेने के बाद आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से बोर्ड पे चलेंगे और देखेंगे कि कैसे समझना है इसको। ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपके सामने इमेज दिख रहा है ये एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी में लैक ऑफ बोरॉन एक टॉपिक है, ठीक है, जो ई कोलाई सेल के अंदर डिस्कस करते हैं, वहीं से ये टॉपिक लिया गया है। और अगर इस टॉपिक के डायग्राम को समझते हैं तो आसानी से अब क्या है, मतलब जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो टॉपिक है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखो कि एक ई कोलाई सेल लिया गया है, ठीक है, ई कोलाई सेल, और उसका समथिंग कुछ जीनोम है, उसका समथिंग कुछ जीनोम है, और उस जीनोम के एक पार्ट को आपने यहाँ पर ले लिया और इसको यहाँ पर बड़ा करके आपने बनाया, ठीक है। ये जो पार्ट है ये एक्चुअली पार्ट है कि कैसे ई कोलाई सेल अपने लिए एनर्जी बनाता है, उसके लिए यहाँ पर ये जीन्स या जीनोम का ये पार्ट लिया गया है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मतलब ये कहने का है कि ई कोलाई सेल्स के अंदर ये छोटा सा उसके जीनोम का एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। इस हिस्से के रोल से, इसके फंक्शन से हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे ई कोलाई सेल अपने लिए एनर्जी बनाता है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, हम लोग टॉपिक में पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एक कल्चर प्लेट ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कल्चर प्लेट ले लेंगे। कल्चर प्लेट में हम यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद से हम क्या लेंगे, ई कोलाई सेल लेंगे, ठीक है। और ई कोलाई सेल्स में हम दो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, जब हम कल्चर मीडियम में हम ले लेंगे ई कोलाई सेल्स को, तो वहां पर हम दो कंडीशन लगाएंगे। एक कंडीशन में हम लैक्टोज जो इंड्यूसर है उसको लेंगे और एक कंडीशन में नहीं लेंगे। अगर डायग्राम पे फोकस करें तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। अभी सिंपली आप जो मैं बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। जो लेग ऑफ बोरॉन टॉपिक है वो सेपरेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल करूंगा। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से आप रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझ लें, क्योंकि लेग ऑफ बोरॉन से पहले वो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जस्ट क्या बताया कि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक कल्चर प्लेट लिया है। एक कल्चर प्लेट लेने के बाद उसके अंदर मैंने क्या लिया है, ई कोलाई सेल लिया है। ई कोलाई सेल्स क्या करेगा, इस कल्चर प्लेट में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा, ठीक है, अपने आप को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। और साथ में इस न्यूट्रिएंट्स के अंदर
दो कंडीशन हम रखेंगे, एक बार लैक्टोज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और एक बार नहीं करेंगे। लैक्टोज को जब नहीं लेंगे तब क्या होगा यहाँ पर, और जब लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वो केस हम अभी देखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो ई कोलाई सेल है, ई कोलाई सेल का जो पार्ट है, जीनोम का जो पार्ट है, जो एनर्जी बनाने के लिए यहाँ पर लिया गया है, तो उस पार्ट में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो तीनों पार्ट हैं, ठीक है ना, ये हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन ZYA। अगर ये तीनों अपना काम करते हैं, तीनों नहीं बल्कि ये बोलेंगे कि दो अगर काम करते हैं Z और Y, तो हम आसानी से क्या बना सकते हैं? एनर्जी। हम नहीं, मतलब कि मेरा कहने का सेंस है कि ई कोलाई सेल जो है आसानी से एनर्जी बना सकता है। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर हम लैक्टोज को अगर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स मीडियम में, ठीक है, तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा, वो एंजाइम कौन सा चाहिए होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए होगा। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो एंजाइम है इस लैक्टोज का ब्रेकडाउन करेगा, और ब्रेकडाउन जब करेगा तो उसके मोनोमेरिक यूनिट्स में तोड़ेगा। आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो लैक्टोज होता है वो एक डाइसैकेराइड होता है, और डाइसैकेराइड है तो उसके अंदर दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट होंगे। मोनोसैकेराइड यूनिट्स में आपको मिलेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इन दोनों सब यूनिट्स को अगर अलग-अलग करना होगा तो हमको एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। वो एंजाइम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के हेल्प से हम लैक्टोज को तोड़ेंगे और फिर उस लैक्टोज और फिर उस ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ब्रेकडाउन करेंगे, उसका कैटाबॉलिज्म होगा, और फिर उसके कैटाबॉलिज्म होने से एनर्जी जो बनेगी, उस एनर्जी से ई कोलाई सेल्स जो है अपने आप को जिंदा रखेगा, मतलब अपने लिए वो यूज करेगा उसको। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे होंगे? ध्यान दीजिए, अगर आप लैक्टोज देंगे, ठीक है, तब ये एंजाइम बनेंगे, और एंजाइम बनेंगे तो उस लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से वो जिंदा रहेगा या अपने एनर्जी वाले फंक्शंस को करेगा। ठीक है ना? अगर आप लैक्टोज नहीं देते हैं तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, लैक्टोज अगर नहीं देते हैं तो होगा क्या कि जो आई वाला पार्ट है, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बार आपको बताना चाहूंगा कि जो आई जीन है यहाँ पर, ये आई जो पोर्शन है, ये है रेगुलेटरी जीन। ये क्या है आपका? रेगुलेटरी जीन। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सेपरेट में अलग से भी बताऊंगा। अभी हम जिस जगह पर हैं, जिस टॉपिक के अंदर फंसे हुए हैं, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इसका हम हेल्प ले रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो आई जीन है, ये आई जीन क्या है? आई जीन है आपका रेगुलेटरी जीन्स। आई के बाद जो पी होगा, पी रीजन, ये क्या होगा? प्रमोटर रीजन, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं। पी पोर्शन पे क्या बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका रेगुलेटरी जीन जो है, ये जब ट्रांसक्राइब होगा, क्या होगा? ट्रांसक्राइब। ठीक है, ट्रांसक्राइब अगर ये करता है, ट्रांसक्राइब करता है, तो ये बनाएगा क्या? रिप्रेशर एमआरएनए। क्या बनाएगा? रिप्रेशर एमआरएनए। एक बार क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? ट्रांसक्राइब। तो ये जो पार्ट है ट्रांसक्राइब जब होगा तो क्या बनेगा? एमआरएनए। उस एमआरएनए का नाम क्या है? रिप्रेशर एमआरएनए। रिप्रेशर एमआरएनए इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि वो फंक्शन में नेगेटिव रोल करता है। नेगेटिव रोल करता है इसलिए इसका नाम क्या है? रिप्रेस करना, मतलब कि दबा देना। ठीक है ना? अब जो ये रिप्रेशर एमआरएनए है, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? रिप्रेशर प्रोटीन है। क्या है? रिप्रेशर प्रोटीन है ये प्रोडक्ट। ठीक है, जिसके 4 सब यूनिट्स होते हैं, जिसके 4 सब यूनिट होंगे। ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है ये जाकर एक्चुअली कहां बाइंड करता है? ऑपरेटर रीजन। जो ओ यहां पे मेंशन किया गया है उसका मतलब क्या है? ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन्स पे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है रिप्रेशर प्रोटीन्स बाइंड करते हैं।
तो अगर यहाँ पे बाइंड किया देन उस कंडीशन में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करके करेगा लेकिन आगे मूव नहीं कर पाएगा। आगे मूव नहीं करेगा तो ZYA जो है वो ना वो ट्रांसक्राइब होंगे ना वो ट्रांसलेट होंगे। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ई कोलाई सेल को जिस न्यूट्रिएंट्स मीडियम में लिया था उसमें लैक्टोज को क्या किया गया है, नहीं लिया गया। लैक्टोज को ना लेने की वजह से, और लैक्टोज को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इंड्यूसर, क्योंकि उसके ना रहने से काम रुक जा रहा है। ठीक है, उसके रहने से क्या हो रहा है, काम शुरू हो जा रहा है। तो रहने से काम शुरू होगा इसलिए उसका नाम क्या होगा, इंड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पे उसी इंड्यूसर को यहाँ पर क्या कर दिया गया, एब्सेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। जबकि आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इंड्यूसर को अप्लाई किया गया है। इंड्यूसर का मतलब लैक्टोज, फिर से बता दूं कि लैक्टोज होगा। लैक्टोज जो है वो इनएक्टिव कर देता है रिप्रेसर प्रोटीन्स को जब इससे बाइंड कर देता है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसको ये इंगेज कर देता है। किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को। रिप्रेसर प्रोटीन को इंगेज करने की वजह से क्या है कि रिप्रेसर प्रोटीन अब यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद से होगा क्या, उसके बाद से आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पर बाइंड करेगा और आगे मूव ऑन हो जाएगा। मतलब आगे जाएगा किधर की तरफ, ZY जीन जो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स। ये भी आप नोट कर सकते हैं, मैंने शायद पहले आपको नहीं बताया, ये सारे जीन्स को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ जाएगा और फिर उनसे जो आरएनए बनने की पॉसिबिलिटी है वो बनेगा। यहाँ पर आरएनए सिंगल बन रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और एक आरएनए से, ठीक है, 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं जो एंजाइम है। ठीक है, इस केस को बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीसिस्टोनिक। जब किसी सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस के अंदर एक एमआरएनए से जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। और जब एक एमआरएनए से एक प्रोटीन अगर बनेगा या एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोसिस्टोनिक। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हम टर्म यूज करेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, अगर ये एक ही प्रोडक्ट बनता तो हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो आई होप ये वाला पूरा आपका पोर्शन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब वापस हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के सेकंड पेज पे जाएंगे जहां पर ये सारा पॉइंट यूज होगा। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ से लिया गया है जो मैंने अभी ई कोलाई वाला केस डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अभी जस्ट आपने देखा है कि जो जेड जीन है, जेड स्ट्रक्चरल जीन है, अगर वो ट्रांसक्राइब हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है तो उससे बनने वाला जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा। देखो आप, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका एक और नाम होता है लैक्टेज। ठीक है, जो क्या करेगा, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब लैक्टोज को उसके सब यूनिट्स में ब्रेक करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये एंजाइम बनता है, एंजाइम बनेगा कब, जब लैक्टोज रहेगा। ठीक है, और लैक्टोज जब रहेगा तो ये जो एंजाइम बनेगा वो क्या करेगा, उसी लैक्टोज को उसके सब यूनिट्स में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ये कहानी कहाँ हो रही है, ई कोलाई सेल के अंदर, और ई कोलाई सेल क्या है, बैक्टीरिया है। अब होगा क्या कि जब अपने सब यूनिट्स में ये टूट जाएगा, फिर क्या होगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज वो क्या होंगे, फर्दर उनका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, मतलब उनका कैटाबॉलिज्म होगा और उनसे एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल ई कोलाई सेल अपने लिए करेगा। तो वो चीज यहाँ पर मेंशन हुआ है, आप देखो, यूज देम एज ए एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे ध्यान दीजिएगा, hence if the bacteria do not have lactose around them to utilize for energy source, they could no longer require the synthesis of beta galactosidase। कह रहा है कि अगर आप मीडियम में लैक्टोज लेंगे ही नहीं तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उतने टाइम तक
जितने टाइम तक आप नहीं लेते हैं उतने टाइम तक वो एंजाइम की बनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब सबस्ट्रेट ही नहीं रहेगा तो एंजाइम बन के करेगा क्या? ठीक है, सबस्ट्रेट आएगा तो एंजाइम बनेगा, एंजाइम बनेगा तो फिर क्या करेगा, उस लैक्टोज का ब्रेक डाउन करके उसके सब यूनिट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे कंडीशंस दिए हुए हैं, ये बहुत जरूरी है पढ़ना आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये कंडीशंस काम आ जाते हैं आपके। ठीक है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज ए मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ये बात को ध्यान दीजिए, ये कहना ये चाह रहा है कि जीन जब एक्सप्रेस होते हैं तो उस समय कंडीशंस क्या होती हैं। तो कंडीशंस क्या है कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रहे हैं क्या उस तरीके से हैं वो रिएक्शंस, या बॉडी के अंदर जो या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है क्या वो डिमांड कर रहा है उस काम के लिए, उस जीन के एक्सप्रेशन के लिए। अगर वो डिमांड कर रहा है तो एक्सप्रेस करेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं भाई, मेटाबॉलिक यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि रिएक्शन से कंपेयर कर रहा है पूरे प्रोसेस को, जीन एक्सप्रेशन को। वो रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन जो ई कोलाई सेल के अंदर हो रहे हैं क्या वो कंडीशंस बना रहे हैं जिससे जीन एक्सप्रेस होगा, या उसकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या वो बता रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस होगा। या तीसरा जो कंडीशन दिया हुआ है वो क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट करेगा तो वो जीन एक्सप्रेस करेगा। मतलब ये तीनों चीजें जीन एक्सप्रेशन के लिए क्या है, पैरामीटर्स हैं। क्या है, पैरामीटर्स। आगे आ जाइए, आगे एक थोड़ा अलग टाइप का लाइन है, वो भी जीन एक्सप्रेशन से ही है और वो लिया गया है हायर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है ना, और बात कर रहा है वो किसमें, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पे जाइगोट बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो बनने के बाद जब एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उस टाइम पर एडल्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, एक एम्ब्रियो से। मेरी बात को समझ रहे होंगे, जैसे कि जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद से एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो के बाद एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें कैसे बनती हैं, डेवलपमेंट करके बनते हैं, डिफरेंशिएट होके बनते हैं। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ और लास्ट में ये बोला हुआ है कि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट का, ये इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। जब बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होंगे तो कोऑर्डिनेशन तो होना लाजमी है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो सारी चीजें कैसे पैरेलली चलेंगी, उनको कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। इसमें जो पहली लाइन थी वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन थी, फिर ई कोलाई वाला कंडीशन दिया हुआ था, फिर वो पैरामीटर्स की बात कर रहा था कि पैरामीटर्स में क्या क्या पैरामीटर्स हैं। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट जो है ये पैराग्राफ आपका लैक ऑपरॉन, जो अभी जस्ट मैंने जो लैक ऑपरॉन का डायग्राम दिखाया था आपके सामने उसी से रिलेटेड है। एक बार फिर से उस डायग्राम को मैं दिखाता हूं। ठीक है ना, देखिए ये वही डायग्राम है जिसमें ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो आप फिर से एक बार लिख सकते हैं कि ये क्या है, रेगुलेटरी जीन है। ये क्या है, प्रमोटर है। क्या है, प्रमोटर। ये क्या है आपके ऑपरेटर्स, ये आपके जेड वाई ए क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स। यहाँ पर ये जब एक्सप्रेस कर रहा था तो उसका प्रोडक्ट ये बन रहा था, ये कहां पे बाइंड कर रहा था, ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा था। ठीक है, और इस जगह पे कौन बाइंड कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहा था। आरएनए पॉलीमरेज को काम कराने के लिए इसका एब्सेंस होना जरूरी है, अगर ऑपरेटर पे रिप्रेशर नहीं होगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन नहीं है तो यहाँ पर प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और आगे अपना फंक्शन को परफॉर्म करके प्रोडक्ट्स को बनाएगा। तो यही चीज वहां पर डिस्कस है। ठीक है ना, मैं रिपीट कर दिया है मैंने, और जिससे कि आपको परेशानी ना हो उसको समझने में। तो वापस उसी पेज पे हम चलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आपकी यहाँ पे पुरानी लाइन डिस्कस है। ठीक है, वो क्या है लाइन कि प्रोकैरियोट्स में जो जीन एक्सप्रेशन है वो प्रीडोमिनेंटली किस लेवल पे कंट्रोल होता है, वो होता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे।
ठीक है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में तो ज्यादातर जीन का रेगुलेशन वहीं पे हो जाता है, ठीक है। फिर आगे वही लैक ओपरॉन का सारा स्टेटमेंट है कि इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with the accessory protein। यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। जो पिछले डायग्राम में मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपका प्रमोटर रीजन है, ठीक है, क्या चीज प्रमोटर रीजन, और यहाँ पे क्या था ऑपरेटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन पे क्या बाइंड कर रहा था आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अच्छे से बाइंड करे और उस जगह पे बाइंड करे जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर रीजन पर बाइंड होगा, ठीक है। और बाइंड करने के लिए एक अतिरिक्त प्रोटीन की इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जिस प्रोटीन का नाम है एसेसरी प्रोटीन, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर अचानक ये एसेसरी प्रोटीन कहां से आ गया। तो एसेसरी प्रोटीन अभी दिमाग में ये बैठाइए कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को सही जगह पर, मतलब जहां से वो काम स्टार्ट करेगा उस जगह पे बाइंड कराने के लिए हेल्प करेगा। अगर आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता है कि एसेसरी प्रोटीन है क्या, तो एसेसरी प्रोटीन में आप दो प्रोटीन का नाम लिख सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। पहला सीएपी, सीएपी ध्यान दीजिए, सीएपी, ठीक है। सीएपी क्या है, सीएपी का फुल फॉर्म, ठीक है, कैटाबोलाइड, कैटाबोलाइड, बोलाइड सीएपी। CAP means कैटाबोलाइड एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन का नाम दिया नहीं एनसीईआरटी में, ये भी हो सकता है एसेसरी प्रोटीन, रिप्रेशर प्रोटीन भी एसेसरी प्रोटीन हो सकता है। और रिप्रेशर प्रोटीन हमेशा मतलब ज्यादातर केसेस में एनसीईआरटी बोलता है कि वो बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे, जबकि जो ये वाला एसेसरी प्रोटीन है सीएपी, ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बाइंड करता है जिसका नाम है सीएमपी। तो उन दोनों के साथ बाइंड करके सीएपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है आरएनए पॉलीमरेज को उस जगह पे बाइंड कराता है जहां से वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि which affects its ability to recognize स्टार्ट साइट। मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो ये सीएपी है ये साइक्लिक एएमपी के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो आरएनए पॉलीमरेज को उस जगह पे बाइंड करवाता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चे अक्सर फंसते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, these regulatory proteins can be act both positively एक्टिवेटर एंड नेगेटिवली रिप्रेशर। कहने का मतलब जो ऊपर वाला एसेसरी प्रोटीन है उसी को बोल रहा है कि अगर वो जो प्रोटीन है उनको रेगुलेटरी प्रोटीन अगर बोल दिया जाए, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉप या स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्टिवेटर कहलाएंगे, अगर वो रोक रहे हैं तो वो रिप्रेशर कहलाएंगे, ठीक है। तो जो स्टार्ट करने वाला है वो है सीएपी, जो बंद करने वाला है, रोकने वाला है, वो क्या है, रिप्रेशर प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया है अभी पिछले वाले डायग्राम में कि वो रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो जाकर कहां पे बाइंड करते हैं, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करते हैं, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि ये करेंगे क्या, मतलब एक्चुअल इसका फंक्शन क्या है, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है रेगुलेटरी प्रोटीन के लिए। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर रीजन्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोमोटर रीजन्स है उसको एक्सेस करने में इसका रोल है, एक्सेसिबिलिटी करने में उसका रोल है, ठीक है ना। प्रोमोटर रीजन्स prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interactions of protein with sequence termed as operator। वही बात है, रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर रीजन पे जाकर प्रमोटर को या प्रमोटर पे बाइंड होने वाले आरएनए पॉलीमरेज को वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और जिससे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। अगर बाय द वे ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं होता और सीएमपी होता तो वही क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन यहां पर होता, ठीक है ना। आई थिंक ये लाइन को आप बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल दूं मैं आपको कि सीएमपी जो है वो भी क्या है, एक एक्सेसरी प्रोटीन है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और इसके साथ साथ जो रिप्रेशर प्रोटीन जो है, जो कहां से बन रहा है, रेगुलेटरी जीन से बन रहा है, उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स कभी-कभी पॉजिटिव काम करते हैं, कभी-कभी नेगेटिव काम करते हैं। जब पॉजिटिव काम करेंगे तो प्रोसेस होगा, जब नेगेटिव काम करेंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। और दोनों स्टेटमेंट में क्या चीज बोल रहा है ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक्सेसरी प्रोटीन वाली लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे जो फंक्शन बता रहा है, व्हिच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, और यहां पे बोल रहा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजंस बोल रहा है। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर आपका हेल्प हो सकता है। आगे जो बोल रहा है वो भी मैं बता चुका हूं, यहां पे आगे बोल रहा है कि द ऑपरेटर रीजन एडजेसेंट टू द प्रमोटर्स। आपको पता ही है कि कहां होता है ऑपरेटर रीजंस, प्रमोटर पर के एडजेसेंट होता है। और बोल रहा है कि इन मोस्ट केसेस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड द रिप्रेशर प्रोटीन। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो रिप्रेशर वाला हिस्सा होता है, सॉरी, ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जो ऑपरेटर वाला हिस्सा जो होता है उस पर बाइंड कौन करता है, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करता है। यहां पर इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ऑपरेटर जो रीजन है वहां पर रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड होता है, और ऑपरेटर रीजन पे जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, जो कभी भी ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट नहीं होता। ये भी बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटर रीजंस के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो ना कभी ट्रांसक्राइब होते हैं ना ट्रांसलेट होते हैं, वो केवल सीक्वेंस इसलिए होते हैं ताकि वहां पर आरएनए, सॉरी, वहां पर रिप्रेशर प्रोटीन जाकर बाइंड कर सके, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, ईच ऑपरेशन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेशर। कह रहा है कि अगर यहां पे बोल रहा है कि ईच ऑपरॉन, मतलब कि हर एक ऑपरॉन में एक खास टाइप का क्या है, ऑपरेटर है, और एक खास टाइप का रिप्रेशर, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें आपने एग्जांपल कौन सा लिया था, लिया है यहाँ पर ई कोलाई का जो लैक ऑपरॉन वाला पोर्शन है, उससे हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से जीन रेगुलेशन होता है वो समझने की कोशिश की, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल डिस्कस करेंगे लैक ऑपरॉन को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो रहा है यहाँ से सही। स्टॉप काट के चल रहा है रिकॉर्डिंग, हाँ? रिकॉर्डिंग चल रहा है।